Hello everyone. Today we have also a very good topic from economics about the national income. What is national income? अभी एक वीडियो बहुत पहले डाला था हिस्ट्री का, उसके बाद ये आज इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये इकोनॉमिक्स में रिलेटेड है नेशनल इनकम से। तो देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। और उसके पहले नेशनल इनकम को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है और इसको हम लोग आज कैसे समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कब से ये स्टार्ट हुआ, ओके। सो सबसे पहले है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो एक फिनेंशियल ईयर होता है, फिनेंशियल ईयर जो होता है वो उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर अगर अलग होता है और फिनेंशियल ईयर अलग होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बीच का टाइम होता है वो आपका फिनेंशियल ईयर होता है। और उसके बीच में जो भी अभी इसके बारे में बताएंगे वो निकाला जाता है, उसको नेशनल इनकम के द्वारा कहते हैं। अभी देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ये सबसे पहले लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय दादा भाई नरोजी इन द ईयर 1868 सीई। ही रोड हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो पहला अटेम्प्ट किया था सबसे पहले नेशनल इनकम को निकालने के लिए कि राष्ट्र की इनकम क्या है, जैसे हम एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है कुछ ना कुछ, तो वो उस परिवार की इनकम बनती है, ऐसे राष्ट्र की इनकम होती है। इसको भी इकोनॉमिक लैंग्वेज में अलग समझेंगे, लेकिन उसको भी इसे समझ लेते हैं। राष्ट्र की इनकम मतलब जितने भी राष्ट्र के स्रोत हैं उनसे निकलने वाले जो नेट प्रॉफिट होता है या इनकम जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल इनकम। तो इसका सबसे पहले जो विचार आया था वो आया था दादा भाई नरोजी को, ठीक है। वो भी 1868 में इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय इंडिया की जो पीसीआई थी मतलब पर कैपिटा इनकम वो मात्र 20 रुपए थी। उसके बाद दूसरे एस्टिमेट्स निकाले थे कुछ लोगों ने अपने अपने स्तर पर, ठीक है, निजी स्तर पर निकालते थे। उसमें सबसे पहले थे विलियम डिगबाई ने 1899 में निकाला था एक एस्टिमेट एंड नेशनल इनकम का, ठीक है। ये भी एक एस्टिमेट है ठीक है। तो इन लोगों ने भी निकाला था एस्टिमेट, इन लोगों ने। तो विलियम डिगबाई ने 1899 में निकाला था। फाइंड लेट सिरस ने 1911, 1922 और 1933 में निकाला था। शाह खम्बाटा इन्होंने 1921 में निकाला था। वीके आरवी राव 925, 29 और 31, 32 इन्होंने एक निकाला था एस्टिमेट। और उसके बाद आरसी देसाई इन्होंने 1930 से 1940 बीच में निकाला था। तो ये एक प्रकार का एस्टिमेट निकाला गया था। उस समय एस्टिमेट निकालने की परंपरा थी, तो एस्टिमेट सब लोग अपने निजी तरीके से निकालते, निजी तौर पर निकालते थे। तो निजी तौर पर निकाला गया था। और एक ये एस्टिमेट लिखा भी है कि उस समय जो समय चल रहा था उस समय 20 रुपीज़ ही केवल इंडिया की पीसीआई थी, यानी पर कैपिटा इनकम। आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद फिर क्या होता है कि 1949 में गवर्नमेंट अपॉइंटेड नेशनल इनकम कमेटी। गवर्नमेंट ने क्या कर दी, जब हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था 1949 में जो है एक कमेटी तैयार की गई जिसका नाम था NIC यानी नेशनल इनकम कमेटी। इस कमेटी के कोई ना कोई प्रोफेसर रहे होंगे, कोई ना कोई चेयरमैन रहा होगा। तो देखिए इस कमेटी के जो चेयरमैन थे NIC की यानी नेशनल इनकम कमेटी के, वो थे प्रोफेसर महालनोबिस, ठीक है। प्रोफेसर महालनोबिस इसके पहले चेयरमैन थे। साथ ही साथ इसमें 2 लोग और नियुक्त किए गए थे। वो थे कौन, प्रोफेसर DR गौडगिल और प्रोफेसर VK RV राव ये 2 लोग और नियुक्त किए गए थे। द मेन जॉब टू कंपाइल द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। इनका काम क्या था, इन लोगों का, इस कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम ये था कि जो नेशनल इनकम है मतलब जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसकी जो एस्टिमेशन है, ठीक है, उसको कंपाइल करना। कंपाइल मतलब उसको पूरी तरीके से तैयार करना, उसकी पूरी फाइल एक तैयार करना, ठीक है। तो ये इनका काम हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है, तो काम हुआ करता था। उसके बाद जो पहली रिपोर्ट सबमिट की गई है इनके द्वारा, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा जो ये लोग थे इनमें इनके द्वारा जो पहली रिपोर्ट की गई, ठीक है, वो 1951 में रिपोर्ट पहले सबमिट की गई थी। और जो फाइनल रिपोर्ट की गई सबमिट वो 1952 में यानी 1 साल बाद ये की गई थी, ठीक है। तो 2 रिपोर्ट सबमिट की गई थी, किसको लेकर, नेशनल इनकम को लेकर, ठीक है। और किसने किया था, नेशनल इनकम कमेटी ने। इसके
चेयरमैन कौन थे? महालनोबिस, ठीक है, प्रोफेसर इसके चेयरमैन थे। साथ ही साथ 2 लोग और थे, प्रोफेसर D.R. गॉडगिल और प्रोफेसर V.K.R.V. राव। उसके बाद क्या है, एक डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद ये था, उसके बाद कमेटी थी। ये डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ था, केवल एक कमेटी थी, लेकिन कमेटी जो होती है केवल वो कुछ सालों तक या कुछ समय तक ही रहती है। जब वो उसका काम निकल जाता है, वो या कह सकती है योजना तक रहती है, योजना कोई होती है, उसका काम निकल जाता है, उस कमेटी को फिर निरस्त कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जब देखा गया कि क्योंकि हर साल हमको नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो इसके लिए क्या बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, मतलब नेशनल जो इनकम कमेटी थी, इसको लेकर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, और नेशनल इनकम का डिपार्टमेंट जो बनाया गया वो बनाया गया क्या, CSO, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन 1951 में बनाया गया था ये डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट में नेशनल इनकम से रिलेटेड और जितनी भी इस तरह की चीज़ें थीं, जो भी कंट्री की इनकम या इसके बारे में एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एवरीथिंग्स इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक डिपार्टमेंट बना दिया गया 1951, पहले ये थी कमेटी। नेक्स्ट क्या है, तो CSO ने सबसे पहले पब्लिश की क्या, नेशनल इनकम, जो CSO है ये नेशनल इनकम पब्लिश करता है क्वार्टरली, ठीक है, 3 महीने में पब्लिश करता है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट देता है एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। अब ये जो CSO है, ये CSO, ठीक है, ये अंतर्गत आ गई थी, ठीक है, एक मिनिस्ट्री थी, इसको एक बाकायदे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ले लिया गया। पहले ये कमेटी बनी, कमेटी के बाद इसको ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद इसको एक मिनिस्ट्री के अंदर ले लिया गया, एक मिनिस्टर इसको काम इसका देखने लगा। मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये 15 अक्टूबर 1999 में CSO जो था MOSPI के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। MOSPI के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। वो 2 चीज़ें क्या हैं, देखिए MOSPI के अंतर्गत 2 चीज़ें क्या आती हैं, पहले आती है NSO और दूसरी आती है PI। जो NSO आती है, NSO क्या है, NSO देख लीजिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। NSO फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है नेशनल का, ठीक है, वो देखता है ये। और ठीक है, इसी NSO के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, CSO और NSSO। तो ये CSO क्या है, CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सैंपल सर्वे क्या होते हैं, देखिए, जो आपकी जनगणना वगैरह होती है, ये सब इसमें आता है, प्रो रिकॉर्ड इसमें किया था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में, ठीक है। इसमें आपका वही ठीक है, जो भी आपका नेशनल इनकम होती है उसके बारे में जानकारी पूरी इसमें इसका पूरा वर्क किया जाता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंतर्गत आता है। एक कंप्यूटर सेंटर और बनाया गया है ताकि पूरा डेटा जो है कंप्यूटराइज किया जाए, इसलिए ये तीनों, अब इसको, ये बिल्कुल न्यूली है, इसको तीनों जितने भी हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट NSO के अंदर आते हैं। और ये NSO किसके अंदर आता है, NSO आता है MOSPI के अंतर्गत, ठीक है। NSO किसके अंदर आता है, MOSPI के अंतर्गत आता है। तो NSO तो ये हो गया। उसके बाद PI, जो PI है ये स्टैंड करता है क्या, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या स्टैंड करता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, 3, वो क्या क्या आती हैं, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, दूसरा आता है IM एंड PM, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। IM मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एंड ये क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। और उसके बाद आता है MPLADS, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकल एरिया डिपार्टमेंट स्कीम। MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकल एरिया डिपार्टमेंट स्कीम। देखिए, ये दिया गया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये जो 20 सूत्री परियोजना है वो आती है इसके अंदर, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 20 सूत्री परियोजना होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उसकी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वो आती है इसके अंदर। जितने प्रोग्राम कंट्री में जितने भी स्कीम लागू होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और ये MPLADS ये इस समय स्थगित कर दी गई, ये भी कोरोना के समय, ठीक है। तो ये कोरोना फैल रहा है इसलिए इसके स्थगित कर दिया कि जितने भी लोकल एरिया डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर जो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसका कारोबार अपनी जगह में देखता है। लोकल एरिया जो होता है उसकी जगह वो कारोबार देखता है। तो इस अभी निधि को स्थगित कर दिया गया, लेकिन ये भी चल रहा है। तो 20
पॉइंट प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, और साथ ही साथ MPLAD जिसको स्थगित कर दिया है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? PI यानी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और NSO ये दोनों किसके अंदर आते हैं? MOSPI के अंतर्गत। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये मिनिस्टर है। देखिए फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम के अंतर्गत फिर नेक्स्ट जाती है GDP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत ही अच्छी से इसको समझनी पड़ेगी। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द लास्ट मनी, ओके, लास्ट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो जो आखिरी मनी होती है, लास्ट मनी वैल्यू मतलब होता है जो मनी कंज्यूमर द्वारा, ठीक है, जो मनी कंज्यूमर द्वारा दी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लास्ट मनी वैल्यू। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी एक चीज़ है, कलम है, मान लीजिए पेन है, तो उस पेन को बनाया गया है 20 रुपीज़ में, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको 22 रुपीज़ कर दिया, उसके बाद उसको होल सेलर के पास पहुंचाया गया है, उसने उसको 25 कर दिया, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है या बीच में दुकानदार के साथ मिलकर तब कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो वो जो कंज्यूमर जो पेमेंट देगा इस पेन का वो 25 रुपीज़ देगा। तो ये 25 रुपीज़ जो होगी ये लास्ट मनी वैल्यू होगी, ना कि 20 रुपीज़ होगी। मतलब कंज्यूमर के पास से 25 रुपीज़ लिए गए हैं जबकि वो पेन 20 रुपीज़ पर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया था, और डिस्ट्रीब्यूटर ने 22 रुपीज़ में होलसेलर दिया, तो होलसेलर ने 25 रुपीज़ का कस्टमर को दिया, तो 25 रुपीज़ जो है जिसकी लास्ट मनी वैल्यू हो जाएगी। ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे गुड्स हो चाहे किसी प्रकार कोई सर्विस हो, ठीक है, प्रोड्यूस विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती है? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब किसी एक कंट्री के अंदर, जैसे अपना कंट्री इंडिया है, तो इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस, ठीक है, उनका प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात हो रही है। स्पेसिफिक कंट्री किसी एक कंट्री का, वो भी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल बताया था आपको मैंने, वो क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके अंतर्गत लास्ट मनी गुड्स और सर्विस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कोई किसी भी कंट्री के अंदर जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो होता है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? GDP इज बिलोंग द गुड्स एंड सर्विस इनसाइड एनी कंट्री नॉट आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो GDP होती है वो कंट्री के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर जो चीज़ें गुड्स या सर्विस, ठीक है, बन रहे हैं उनके बारे में होती है, ना कि जो कंट्री के बाहर बनना है। मतलब मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और वो अमेरिका में बिजनेस करती है, तो वो GDP में नहीं गिनी जाएगी, ठीक है, समझ में आया? मतलब वो GDP में नहीं गिनी जाएगी, जो इनसाइड होती है, जो इनसाइड फैक्ट्री लगी हुई हैं वो गिनी जाएंगी, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो चाहे वो लोकल कंपनी हो, ठीक है। ये दोनों कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही हैं कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में कर रही हैं, तो वो GDP के अंतर्गत आ जाएंगी। सपोज दैट मान लीजिए अमेरिका कोई कंपनी है AB नाम की, ठीक है, वो कंपनी कर रही है यहाँ प्रोडक्शन, और एक यहाँ कंपनी है Z नाम की, वो यहाँ कर रही है प्रोडक्शन, तो ये दोनों कंपनी जो है GDP में आएंगी, ठीक है। लेकिन अमेरिका के लिए जो जो आपकी AB कंपनी होगी ये अमेरिका की GDP में काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये बात बताई जा रही है, GDP जो होती है वो कंट्री के इनसाइड सर्विस और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आती है, ना कि आउटसाइड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए फिर लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP। NDP क्या होता है? देखिए ये जो आपका गुड्स सर्विस प्रोडक्ट GDP में, देखिए आपकी जो चीज़ लगी हुई थी उसमें एक चीज़ थी कि जो ये पेन बना है मान लीजिए, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए ये क्या है। जो NDP है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस NDP में जो डेप्रिसिएशन होता है वो बढ़ा देते हैं GDP में,
तो एनडीपी निकल आता है। डेप्रिसिएशन क्यों घटाते हैं उसको समझ लीजिए। जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हमने डेप्रिसिएशन घटाया तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकला के मतलब कि जीडीपी जो होती है उसमें डेप्रिसिएशन निहित होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो होता है कि जब भी कोई भी चीज़ किसी भी मतलब कोई प्रोडक्शन बनाती है, कोई मशीन, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाती है, कोई जैसे मशीन कोई प्रोडक्शन करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उस मशीन में एक समय के बाद उसमें कमी आ जाती है, डिप्रिशिएट हो जाती है वो, ठीक है। जितना वो पहले काम करती थी वो अब इतना काम इस समय नहीं कर पाती है। मतलब वो पहले अगर 200 पेन बना लेती थी एक समय, तो अब वो केवल 150 पेन बना पा रही है। लेकिन पेन की कीमत तो उतनी ही है मार्केट में, ठीक है, तो कंज्यूमर को तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो उस प्रोडक्शन जो वो कम हो जाता है तो उस मशीन में क्या आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग इसमें करा देते हैं जीडीपी में, तो निकल के आती है क्या, एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी प्रकार की डेप्रिसिएशन नहीं होती है, मतलब ये बिल्कुल आपका एक प्रकार का नेट प्रॉफिट की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। फिर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज द कंजप्शन ऑफ स्टॉक, ठीक है, ये कंजप्शन होता है स्टॉक का, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है ये आधार मूल्यों पर, ठीक है, जीवीए प्लस उत्पादों पर शुद्ध कर, ठीक है। उत्पादों पर शुद्ध कर मतलब जो शुद्ध निकल के आता है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं हम लोग नेट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो शुद्ध कर होता है, तो इसके इक्वल टू जीडीपी आता है। तो आधार मूल्यों पर जीवीए प्लस उत्पादों पर शुद्ध कर इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर हम हटा देते हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो हम लोग को एनडीपी निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर ये आपका तो हो गया कि बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो इंडिया में काम करती हैं बाहर से आकर, कुछ कंपनी इंडिया में काम करती हैं, लेकिन जो बाहर कंपनी होती है फॉरेनर, वो यहाँ पर काम करके जो उसका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो बाहर ले जाती हैं। तो उस प्रॉफिट को बाहर ले जाती हैं, तो जब प्रॉफिट बाहर चला गया तो हमारी कंट्री की जो इनकम है, क्या वो प्रॉफिट उसमें जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा वो। तो उसके लिए आया है ये क्या ये होता है जीएनआई और जीएनपी, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको समझेंगे, ये क्या, ग्रॉस नेशनल, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज द लास्ट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो कंपनी कंट्री में काम कर रही, फॉरेनर कंपनी, अभी तो जीडीपी देखी हमने, एनडीपी देखी, लेकिन जीएनपी क्या है, ठीक है, जो कंपनी बाहर की है, मतलब फॉरेनर कोई कंपनी है वो यहाँ काम कर रही है और प्रॉफिट लेकर बाहर ले जा रही है, तो उसके प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रॉफिट जो उसका होगा हटा देंगे, तब हमारी जो ठीक है नेशनल इनकम होगी वो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्योर आ जाएगी। फिर उससे ये मालूम चलेगा हमारी जो कंपनी है जो हमारे कंट्री में काम कर रही थी, साथ ही साथ जो हमारी कंट्री कंपनी जो बाहर काम कर रही है वो भी क्योंकि लेके आएंगे पैसा, ठीक है। तो उनका जो भी होगा सिस्टम, ठीक है, उनका जो भी सिस्टम होगा, ठीक है, वो पूरा इसमें निहित होगा। मतलब फॉरेनर कंपनी का प्रॉफिट बाहर जा रहा है और हमारी कंपनी अगर बाहर लगी, ये मान ली विदेश में कोई कंपनी लगी, उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो अंदर आ रहा है प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अंदर आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो प्रॉफिट बाहर जा रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या लिखा है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशंस कंपनी आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो नेशन की जो कंपनी होती है वो जब बाहर प्रोडक्शन करती है उसका प्रॉफिट अंदर आता है, ठीक है, कंट्री में आता है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। और जो फॉरेनर कंपनी होती है उसको क्या करते हैं, इनकम रिसीव्ड बाय द फॉरेनर विद इन द कंट्री, उसको वो बाहर जो उसका प्रॉफिट उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो वो निकल के आती है क्या, हमारी जीएनपी, ठीक है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग जीएनआई भी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से इस तरीके जीएनपी आपका होगा, उसी तरीके एनएनपी भी होगा। एनएनपी क्या होगा, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में वही आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट में जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो घट जाएगा। तो जब घटने पर जो आपका आएगा, सॉरी जीएनपी में जीएनपी में ये आपका डेप्रिसिएशन जो घट जाएगा, घटने पे क्या आएगा, एनएनपी। तो जो एनएनपी होगा ये आपका,
ये आपको शुद्ध बिल्कुल निकल के आएगी कि आपकी जो कंट्री में कंपनी काम कर रही हैं, जो खुद की कंपनी है लोकल, और जो बाहर काम कर रही थी, उसमें आपने जब डिप्रिसिएशन हटाया तो हटाने के बाद आपको एनएनपी मिला, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, या नेट नेशनल इनकम कभी कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा, पहले वो चार चीज फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। जीडीपी जो घर कंपनी मतलब कंट्री के अंदर होती है, ठीक है, लास्ट वैल्यू होती है जियोग्राफिकल, उसमें जाके लास्ट में वैल्यू होती है, उसमें जो निकल के आता है वो जीडीपी होती है। उसमें जीडीपी में बाहर कंपनी भी होती हैं और इंडिया कंपनी भी होती हैं, सब साथ में उत्पादन करती हैं। उसके बाद हमने देखा था एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी जो होता है जीडीपी में जब डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एनडीपी निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी में जो मशीन लगी होती है उनका जब हम लोग डिप्रिसिएशन हटा देते हैं तो एनडीपी निकल के आती है। उसके बाद में देखा कि बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो अपना पैसा मतलब यहाँ कंपनी काम कर रही है लेकिन विदेश कंपनी वो और प्रॉफिट लेके बाहर चली जाती है, और बहुत सी कंपनी जो यहाँ की हैं वो विदेश में काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट लेके अंदर आती है। तो उसका अलग एक ब्यौरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। तो जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनआई इसको बोलते हैं। और इसी जीएनपी में जब इसमें भी डिप्रिसिएशन निकाल देते तो एनएनपी यानी एनएनआई भी एनएनआई निकल के आता है। ये बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल नेट निकल के आता है। इससे आपको मालूम चलता है कि कंट्री की क्या स्थिति चल रही है। जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एनएनपी बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि जीएनपी कैलकुलेटेड एज मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये बात सही है, जो जीएनपी होती है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। जो भी वस्तु का मान लीजिए ये इस केस है, इसका मार्केट प्राइस 20 रुपये है, तो इस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि इसकी 20 रुपीज़ पे ही इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है उसी से प्रोडक्शन से उसकी कैलकुलेशन की जाती है जीएनपी की। फिर क्या लिखा, इट आल्सो इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी इफ एनी। मतलब अगर कोई छूट मिलती है जीएनपी में तो वो उसमें आती है, या फिर ये जो है जीएनपी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। दो प्रकार टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में इसको इंक्लूड किया जाता है। जीएनपी इज इक्वल व्हेन अ फॉरेनर कंपनी अर्नड सेम मनी वैल्यू इन कंट्री टू द रिस्पेक्ट ऑफ अ लोकल कंपनी अर्नड द मनी इन द फॉरेन कंट्री। मतलब जीएनपी तब इक्वल होती है जब कोई फॉरेनर कंपनी है वो उतना ही पैसा कमा रही है जितना कि लोकल कंपनी कमा रही है, ठीक है। मतलब फॉरेनर कंपनी और लोकल कंपनी जब दोनों इक्वल पैसा कमाती हैं तो उतना ही पैसा बाहर गया, उतना ही पैसा, ठीक है, बाहर गया और उतना ही पैसा क्या हुआ अंदर आया, तो जीएनपी हमारी क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। मतलब 100 रुपये का अगर प्रॉफिट बाहर चला गया हमारा और 100 रुपये की कंपनी बाहर से हमारी जो है व्यापार करके यहाँ ला रही है, तो हमारी जीएनपी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, हमारी जो जीएनपी होती है वो हमेशा, जो सर जीडीपी होती है हमेशा क्या होती है, मोस्टली हाई और लिटिल बिट हाई रहती है, किससे, जीएनपी से रहती ही रहती है, ठीक है। तो जीएनपी और जीडीपी तभी सेम हो सकते हैं जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलब अगर बाहर का कोई व्यक्ति, ठीक है, 100 रुपये कमा के ले जा रहा है और बाहर, और इंडिया की कोई कंपनी है वो बाहर काम कर रही है, वो अंदर 100 रुपये लेके आ रही है, तो हमारे जीडीपी जीएनपी बराबर होंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में नहीं आई है जब जीडीपी जीएनपी बराबर हो। कभी ना कभी तो जीडीपी आपकी जो है, चाहे भले ही वो थोड़ी सी, लिखा हुआ है लिटिल बिट हाई, थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन हाई जरूर रहती है, ठीक है। और ये देखिए कुछ ये डेटा दिया हुआ है 2019 का, ये 2019 थोड़ा डेटा दिया हुआ है। ये डेटा क्या है कि ये 2019 में जो जीडीपी थी वो 1.45 करोड़ रुपए थी और जो जीएनपी थी वो 1.44 करोड़ रुपए थी। देखिए यहाँ पे भी हमको दिख रहा है 2019 जो डेटा है, ये जो जीडीपी है वो ज़्यादा है किससे, जीएनपी से, ठीक है। तो कुछ चाहे भले ही वो थोड़ी रहे लेकिन हमेशा जीडीपी जो होती है वो इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो बात हो रही है वो ज़्यादा ही रहती है, ठीक है, जीएनपी कम रहती है। अगर ये बराबर तभी होगी जब बाहर कंपनी को उतना ही वह पैसा लेके आए जितना यहाँ कंपनी बाहर लेकर जा रही है। आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इम्पोर्ट मनी वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट मनी वैल्यू और माइनस डेप्रिसिएशन, ये निकल के आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एनडीपी बताया भी आपको, एनडीपी क्या आती है आपकी, मतलब ये एनडीपी इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें इंपोर्ट करते हैं मनी वैल्यू जो यहाँ से भेजी जा रही है उसको प्लस कर देते हैं, एक्सपोर्ट माइनस कर देते हैं और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो एनएनपी आपकी निकल आती है। तो इस तरीके से हमारी जो है जो नेशनल इनकम है,
ठीक है। वो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी हमारी, ठीक है, एनएनपी जब निकल आई आपकी, तो एनएनपी निकलने पर जो एनएनपी निकली उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी जो होगी वो घटा देंगे, तब आपकी नेशनल इनकम निकलेगी आगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एनएनपी जो है वो बराबर होती है एनडीपी की, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जो इम्पोर्ट किया गया है मनी वैल्यू, मतलब जो इम्पोर्ट मतलब जो यहाँ से भेजी गई है पैसा, और एक्सपोर्ट कर जो किया गया है, ठीक है, मनी वैल्यू, उसको घटा देते हैं, प्लस साथ ही साथ डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। घटाने के बाद एनएनपी निकल के आ जाती है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। और उस नेशनल प्रोडक्ट में हमको भी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अगर कोई दिए छूट, वो भी घटानी पड़ती है, तब हमारी नेशनल इनकम निकल कर आती है। तो हमने क्या देखा कि जीडीपी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और नेट नेशनल जो नेशनल इनकम होगी वो हमारी बहुत कम होती है। इसीलिए जो आपकी पीसीआई होती है, पर कैपिटा इनकम, वो जीडीपी से बहुत कम होती है। ठीक है, जीडीपी से बहुत कम होती है हमारी क्या, ठीक है, पीसीआई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम जो है एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी को, ठीक है, सेपरेट करने पर नेशनल इनकम निकल कर आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, okay, एनडीपी and all the elements included in this today's video. Okay, and hope you will read it and study longer. And till then, thank you very much. Take care.